गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप ये वीडियो दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो हम लोग आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो आखिर ये है क्या, फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है और कॉलोनियलिज्म क्या है, तो इस वक्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब तक हम लोग केवल फॉरेस्ट जानते होंगे, फॉरेस्ट क्या होता है, सोसाइटी जानते होंगे, लेकिन ये फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है, पहला टफ वर्ड। सेकेंड टफ वर्ड है कॉलोनिज्म। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? अब तक हम लोग कॉलोनियलिज्म के नाम पे बस कॉलोनी जानते हो, भी जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन वालों का फोन आता है तो हम लोग बताते हैं ना कि हम इस स्ट्रीट इस कॉलोनी में रहते हैं। तो अब तक हम लोग वो जानते थे। तो ये जो दो टफ वर्ड आए हैं, एक फॉरेस्ट सोसाइटी और एक कॉलोनियलिज्म, तो आखिर ये है क्या और इसका क्या यूज है इस चैप्टर में। तो पूरा जो चैप्टर है सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही और कॉलोनियलिज्म के इर्द गिर्द ही आपका पूरा चैप्टर घूम रहा है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट होता क्या है? तो नॉर्मली आप बताइए, दिमाग को, ब्रेन को एक सेकंड के लिए बाहर निकालिए और नॉर्मली बताइए कि जब फॉरेस्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता होगा कि अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, एक पेड़ों के समूह को फॉरेस्ट कहते हैं। वो फॉरेस्ट थोड़ा डेंस हो सकता है, घना हो सकता है, अंदर अंधेरा हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स पाए जा सकते हैं, यही फॉरेस्ट होता है ना। यही एक दिमाग में हमारे इमेज बनता है जब भी हम लोग द वर्ल्ड फॉरेस्ट सोचते हैं या बोलते हैं। फॉरेस्ट यानी होता है फॉरेस्ट यानी होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। और फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे मेडिसिन हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, रबड़ हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, बैम्बू हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और अगर आप देखें तो जो चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं, चॉकलेट्स भी हम लोग को फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। अब चॉकलेट वर्ड सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो पहले बच्चे पढ़ लो, वरना जब नंबर कम आएगा तो आंखों से भी पानी आएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट से हमें ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। अब फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज को क्लियर करते हैं कि फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होता है। तो देखो, फॉरेस्ट के अगल बगल बसे लोगों को फॉरेस्ट सोसाइटी नहीं बोला जाता है। आपने बहुत जगह ये सुन लिया होगा या बहुत लोगों ने आपको ये बताया होगा कि फॉरेस्ट के अगल बगल बसे लोगों को फॉरेस्ट सोसाइटी कहते हैं। जैसे मुंबई के अगर मुंबई का जैसे कोई अगर शहर है, अगर उसके आप अगल बगल बसे हैं, तो जैसे बांद्रा में बसे तो बांद्रा सोसाइटी हो गया। आप जैसे उधर बस गए सीलिंग पॉइंट पे तो सीलिंग सोसाइटी हो गया। तो वो सोसाइटियां अलग है। यहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग फॉरेस्ट के अगल बगल बसे उन्हें फॉरेस्ट सोसाइटी कहा जाए। फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब होता है ऐसे लोग जो पूरी तरह इन द सेंस कि मोस्टली जो है वो किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है। वो फॉरेस्ट से खा रहे हैं, वो फॉरेस्ट से पी रहे हैं, वो फॉरेस्ट की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं अपने डेली यूज़ के लिए। उनकी जितनी भी नीड है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी नीड को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सोसाइटी। ऐसे लोगों को बोलते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी, ठीक है। और सेकंड, अब और कॉलोनियलिज्म मतलब होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री कोई एक वीक कंट्री पे अपना अधिकार रखती है, या फिर एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को कब्जा कर लेती है, उस पर रूल करती है, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे अगर भारत में देखें तो भारत में ब्रिटिश कॉलोनी बोला जाता था ना। तो ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब ये नहीं होता है कि जहां ब्रिटिश रहते हैं उसे एक कॉलोनी बना दिया गया और उसे ब्रिटिश कॉलोनी कहा गया। ब्रिटिश कॉलोनी मीन्स कि जो ब्रिटिश था वो उस समय एक पावरफुल कंट्री था, वो हम जैसे वीक इंडिया कंट्री पे अपना अधिकार रखने आया था, रूल कर रहा था। तो वहां पे जो लोग ब्रिटिश से आए थे और वो रूल करते थे, तो वो उन सबको क्या बोला जाता था? उन सबको ब्रिटिश कॉलोनी बोला जाता था, और उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो है पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब फॉरेस्ट के अगल बगल बसे लोगों को नहीं बोला जाता। फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब जो लोगों का मोस्ट ऑफ द नीड जो है किससे पूरा होता है? फॉरेस्ट से, तो इसे फॉरेस्ट सोसाइटी कहते हैं। और कॉलोनियलिज्म मतलब होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री एक किसी स्मॉल या किसी वीक कंट्री पे रूल करता है तो उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है वाई डिफॉरेस्टेशन। वाई डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है या क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, फॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाओ, जंगल लगाओ। डिफॉरेस्टेशन मतलब उसको काट दो, हटा दो। देखिए, किसी भी अगर वर्ड के पीछे अगर 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा लग जाए तो आप समझ जाइए उस चीज का अपोजिट हो जाता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, पीछे 3 वर्ड और एडजस्ट कर दो, MIS मिसअंडरस्टैंडिंग यानी ना समझ, नहीं समझना। तो अगर आप कोई भी चीज देखेंगे उसके पीछे अगर 1, 2 या 3 वर्ड ऐड कर देते हो, जस्ट उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे नोन, KNOWN, नोन यानी जानना। नोन के पीछे आप UN लगा दीजिए, अननोन यानी अनजान, नहीं जानना।
तो ये इंग्लिश ऐसा थोड़ा सा हेर फेर करता रहता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस के पीछे एक दो तीन आगे एक दो तीन जो है सेंटेंसेस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट बना देता है। तो फॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना, और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ को काटना। फॉरेस्टेशन यानी जंगल की स्थापना करना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को उजाड़ देना, जंगल फ्री कर देना, इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपका पहला टॉपिक है वाई डिफॉरेस्टेशन, आखिर डिफॉरेस्टेशन क्यों होना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट दिया लैंड टू बी इम्प्रूव, अपने लैंड को इम्प्रूव करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। देखिए इसकी हम कहानी आपको बताते हैं कि जब ब्रिटिश भारत आए तो ब्रिटिश ने क्या देखा कि ब्रिटिश ने देखा कि यार भारत में एग्रीकल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, अब ब्रिटिश को लग गया कि एग्रीकल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अब यहाँ पे हमें औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में वो लोग पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके थे, तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था। तो उन्हें लगा कि हम अब इंडिया में रूल कर रहे हैं, इंडिया में इतनी ज़मीनें मिल गई, अब हम क्या करेंगे, इसमें औद्योगिकरण करेंगे यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे ताकि हम मुनाफा ज़्यादा कमा सके। देखिए प्रॉफिट एग्रीकल्चर से भी होता है, प्रॉफिट इंडस्ट्री से भी होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, अब आपको हम डिफरेंस इन दोनों में समझाते हैं। जैसे आप एक एलोपैथ दवा ले लीजिए, एक होम्योपैथ की दवा ले लीजिए, तो होम्योपैथ की दवा भी आपकी बीमारी का इलाज करती है, बट वो एक लॉन्ग इंटरवल टाइम में। ऐसा नहीं कि होम्योपैथ की दवा आप तुरंत खाएंगे, अब जैसे आपका सर दर्द हो रहा है, होम्योपैथ की दवा खाएंगे तो तुरंत सर दर्द नहीं सही होगा, वो धीरे धीरे आपको टाइम लगाता है, वो जड़ तक पहुँचता है। और जो एलोपैथ रहता है उसमें आपको सर दर्द हो रहा है तो आप तुरंत जो है क्या कर सकते हैं, सर दर्द की दवा खाएंगे, सेरिडोन या पैरासीटामोल, तो आपको विद इन अ हावर और 2 आवर आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो वही सेम चीज होता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर होम्योपैथ की तरह है, वो धीरे धीरे एक लंबे समय में अपना एक लंबा समय लेके प्रॉफिट देती है। पहले आप क्रॉप लगाएंगे, पहले आप फील्ड को एग्रीकल्चर के लायक बनाएंगे, फिर सीड्स लगाएंगे, उसके बाद वो सीड्स बढ़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको 4 महीने 5 महीने 6 महीने का टाइम देंगे, फिर वो जाके एक जो है आपका जो है अनाज निकलेगा। फिर उस अनाज को आपको काट के घर लाना, कुछ अपने लिए रखेंगे, फिर कुछ आप क्या करेंगे बिजनेस पर्पस के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर वहां से आपको पैसे मिलेंगे। तो फायदा तो उससे भी है, बट वो एक लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, आप कोई प्रोडक्ट बनाए तो 1 महीने 1.5 महीने में प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद आप उसको सीधे क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्च कर देंगे। अगर वो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगेगा तो आपको 2-2.5 महीने में आपको उस प्रोडक्ट का बिजनेस होने लगा, और उस प्रोडक्ट की आपको पूरी की पूरी प्रॉफिट आने लगेगी। तो ये अंतर होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एग्रीकल्चर होम्योपैथ की तरह होता है जो धीरे धीरे वर्क करके हमें प्रॉफिट देता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्री लगाई जाती है वो एलोपैथ मेडिसिन की तरह रहती है, वो तुरंत ही हमें क्या करती है, प्रॉफिट दे देती है। तो अब ब्रिटिश वालों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर 70 से 80% लोग किस पे बेस्ड थे, एग्रीकल्चर पे, बाकी जो 20% थे वो बेरोजगार थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी कि लोग कहीं काम करते थे, मेनली सब किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे। तो अब अंग्रेज सोचे कि क्यों ना हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। तो अब इंडस्ट्री लगाने के लिए भी भाई डिफॉरेस्टेशन होगा ना। अब आप कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले वहाँ की जो भी चीज़ें हैं आप उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, काटेंगे, तो वहाँ बहुत सारे जंगल हैं। अब जंगल को आप काटेंगे, जंगल को काट के एरिया बनाएंगे, फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री स्टेबलाइज करेंगे। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी के समय आप देखेंगे तो सड़क के चारों तरफ अतिक्रमण चल रहे हैं, मतलब रोड है जो गवर्नमेंट चाह रही है अब रोड को 4 लेन बनाया जाए, तो जो अगल बगल के घर हैं उनको तोड़े जा रहे हैं, उनका क्या किया जा रहा है, बोल सकते हैं आप डी हाउसिंग किया जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको 4 लेन सड़क बनाने। उसी तरह सेम चीज़ है कि अगर जब ब्रिटेन के लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, तो उनको यहाँ इंडस्ट्री लगाना था, तो उसके लिए उनको फॉरेस्ट को काटना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। ठीक है, तो वहां से डिफॉरेस्टेशन का क्या हुआ, सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो पहला चीज है लैंड टू बी इम्प्रूव। अब क्या हुआ, जब वहां से ब्रिटिश लोग आए तो अब वो आए तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस आ रहे हैं, इंडस्ट्री देख रहे हैं फिर वापस चले जा रहे हैं। अब आ रहे हैं मतलब वो अपने पूरे फैमिली, अपने अपनी पत्नी, बच्चे, सबको लेके वो आ रहे हैं, तो यहाँ वो रहेंगे। अब वहाँ ये रहेंगे तो इनको भी भाई खाना चाहिए, अनाज चाहिए। तो क्या हो गया, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो ग्रेन्स यानी अनाज की डिमांड भी बढ़ गई। अब जब अनाज की डिमांड बढ़ जाएगी तो भाई साहब, अगर इतना सा खेत है, मान लीजिए इतने से खेत में आप 10 लोगों को अनाज जो है दे रहे हैं एग्रीकल्चर करके, लेकिन अगर 100 लोग आ गए तो आपको अपने खेत की एरिया बढ़ानी पड़ेगी ना। तो खेत की एरिया बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि खेत आपका इतना है, अगल बगल तो फिर फॉरेस्ट ही है ना। लेकिन अब आपको क्या करिए, सरकार करिए कि एक काम करो, आप लोग जो है ज़्यादा
बड़े जो है मतलब एरिया में खेती करो, क्योंकि हम लोग को भी अब ग्रेन्स चाहिए, हम लोग को भी अनाज चाहिए और हमारे अनाज को भी प्रोवाइड कराओ। तो अब उन लोग के भी जो नीड है उनको भी फुलफिल करना है, तो क्या होगा, लार्ज स्केल पे क्या होगी, एग्रीकल्चर होगी। लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर के लिए हमें लार्ज क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब लार्ज लैंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही सेम काम, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, जंगल साफ करना पड़ेगा, और फिर उस जंगल साफ करके उस लैंड को, उस जमीन को एग्रीकल्चर लायक बनाया जाएगा और फिर उस पे जाके खेती होगी। तो यही है कि वाई डिफॉरेस्टेशन से पहला चीज है कि लैंड टू बी इम्प्रूव। डिफॉरेस्टेशन क्यों होना चाहिए, तो पहला चीज है कि जब ब्रिटिश लोग आ गए तो क्या हो गया कि अचानक से जो है, जो ग्रेन्स थे, जो अनाज थे, उनका जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो उनका डिमांड बढ़ने लगा। अब सबको अनाज चाहने लगा। तो जहाँ पे पहले लोग इतना जो है फॉरेस्ट, मतलब इतनी जगह पे एग्रीकल्चर करके 10 लोगों को खिला लेते थे, अब उनको 100 लोगों को खिलाना, तो जाहिर सी बात है उनको अपना जगह बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़। उसके साथ ही साथ क्या किया कि अब आई जो है जब ब्रिटेन की सरकार, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा है कि द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। तो जो ब्रिटिश थे वो लोगों को करज करने लगे, लोगों को इनकरेज करने लगे, मतलब लोगों को मोटिवेट करने लगे कि तुम केवल ये नॉर्मल चीज़ें मत उगाओ। मतलब लोग क्या करते थे, सब्जी उगाते थे बहुत ज़्यादा, गेहूँ और चावल, इससे ज़्यादा नहीं उगाते थे कुछ भी। तो लोगों को क्या किया गया, मोटिवेट किया गया कि जो तुम ये चावल उगाते हो, या जो तुम दाल उगाते हो, या जो तुम जूट उगाते हो, शुगर उगाते हो, तो इसको हाई स्केल, लार्ज क्वांटिटी पे उगाओ, ताकि इससे तुम्हारा भी फुलफिल हो जाए नीड, और साथ ही साथ जो रेस्ट ऑफ द चीज़ है उसको हम लोग बिजनेस में लगा सके, मतलब उसको हम लोग बेच सके। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हम और आप हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को चिप्स खाना है, तो हम लोग चिप्स खरीदेंगे बहुत ज़्यादा, 1 पैकेट या 2 पैकेट खरीदेंगे अपनी जूस के लिए। लेकिन वही सोचिए जो दुकानदार जो चिप्स बेचता है, वो जब जाता है किसी होलसेलर के यहाँ चिप्स खरीदने, तो वो 1-2 पैकेट नहीं, वो पूरा 1 कार्टून, 1 डब्बा भर के चिप्स लाता है। क्यों उसमें से वो 1-2 चिप्स खुद खा लेगा, 1-2 चिप्स बच्चों को अपने देगा, बाकी वो चिप्स को लगा देगा एज अ बिजनेस और उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो भी यही सोचे कि ये लोग तो नॉर्मली यार व्हीट और जो है चावल और गेहूं उगा रहे हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना उगा रहे उतना ही ये खा जा रहे हैं, तो बिजनेस कहाँ हो रहा है। इनको उद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिजनेस चाहिए। साथ ही साथ ये सोचें जो एग्रीकल्चर हो रहा है इसको भी हम बना दें आयुर्वेद से एलोपैथ की तरफ लेते आए, कि यहाँ भी बिजनेस हम लोग को क्या करें, ज़्यादा मिले। तो ये कहने लगे वो फार्मर से कि काम करो, जो तुम व्हीट उगाते हो, राइस उगाते हो, जो भी सारी चीज़ें उगाते हो उसको लार्ज क्वांटिटी में उगाओ, ताकि हम इसका बिजनेस भी कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें सब होने लगी, और ब्रिटेन मतलब के लोग मतलब ब्रिटिश लोग इनकरेज करने लगे फार्मर को, फिर बहुत सारी पॉलिसी बनाने लगी, एंड इनहेंस द इनकम ऑफ स्टेट। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। और जहां पहले लोग 1 या 2 मिलियन हेक्टेयर में एग्रीकल्चर करते थे, ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश कॉलोनीज के बनने के बाद, ये एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया। मतलब इतने विशाल एरिया में खेती होने लगी, एग्रीकल्चर होने लगा। बिकॉज जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा दिमागदार थे, वो पढ़े लिखे थे, वो सोचे कि केवल ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं खुद खाने के लिए, क्यों ना ये प्रोडक्शन हम लोग बिजनेस में भी लगा दें, ताकि हम लोग खुद भी खाएं, साथ ही साथ इसका क्या करें, बिजनेस भी करें। तो ये जो इनका एरिया था ये 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। अब स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स क्या होता है, तो आप ये इमेजेस देख सकते हैं, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो ट्रेन का ट्रैक रहता है, जो रेलवे ट्रेन का ट्रैक रहता है, उसके बीच में वुडन स्लीपर लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो वो वुडन स्लीपर भी लगाया जा रहा है, तो वो किस लिए, वो कैसे हो रहा है, वो भी डिफॉरेस्टेशन से होगा। भाई जब पेड़ काटेंगे तभी तो पेड़ से लकड़ियां मिलेंगी और लकड़ियां वहां यूज होगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्वेश्चन कहेंगे तो सर इसकी ज़रूरत ही क्या थी। इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि भाई साहब उद्योगीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये नहीं होता कि घर घर का खेल थोड़ी ना, कि यही बगल में ही खाना बनाओ, बगल में ही लोगों को खिलाओ, घर घर का खेल है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और उद्योगीकरण, और आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट में जो सामान यूज़ हो रहे हैं वो आपके दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री से आ रहे हैं। फिर आपका जब प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप जब बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो वो सब कैसे जाएंगे। तो सबके लिए कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट का साधन तो होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पैदल लेके आप चलेंगे तो पता चला 1
2-3 साल तो आपको लग रहा है वहाँ पहुँचने में, फिर वहाँ से जैसा उनका रिव्यू हुआ उसको लाने में 2-3 साल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें का क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए रेलवे लाइंस बिछाना शुरू कर दिए, रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए इनको वुड की जरूरत पड़ी फॉर अ स्लीपर। तो देखा जाए तो अभी के समय जो प्लांटेशन, मतलब अभी के समय जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं ना, वो 1-2% हो रहे हैं। पहले के समय डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होते थे। और पहले के समय अगर आप नॉर्मली देखें तो ये थोड़ा ज़रूरी भी था, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो आज हमें रेलवे की सुविधा नहीं मिल पाती। अगर आज ये नहीं होता तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को। अभी भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट, अभी भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन स्वाभाविक सी बात है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण अब तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रही है और अब ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले ठीक था, लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कुछ लोग होते हैं कि यार सर तो बताते हिस्ट्री में इतना पेड़ काटा जाता था और लोग उनकी तारीफ करते थे ब्रिटिश की, तो आज हम भी पेड़ काटते हैं, हमारी भी तारीफ करेगी। तो पहले का ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है। पहले के ज़माने में आप देखो तो अगर कोई, जैसे हम लोग के दादा परदादा के समय, अगर कोई क्लास 8 क्लास 10th पास हो जाता था तो बड़ा नाम होता था कि अरे वो देख रहे हो उनके, वो दीनानाथ को देखो 10th पास है। और आपके समय में आप ग्रेजुएशन पीजी कर लीजिए, लेकिन आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक आपके पास कोई वैल्यूबल जॉब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो हमें हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हिस्ट्री से कुछ चीज़ें सीखना है। लेकिन पता है इतिहास से हमने सिर्फ यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है। तो लैंड टू बी इम्प्रूव हो गया था, ट्रैक बिछने लगे थे, बिकॉज क्या था, ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना था तो ट्रैक बिछने लगे थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वेयर डिसअपीयरिंग। 19th सेंचुरी में ओक फॉरेस्ट जो है इंग्लैंड के पूरी तरह डिसअपीयर हो गए थे, मतलब कि खत्म हो गए थे, गायब हो गए थे। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रैक बिछ रहे थे। और ओक फॉरेस्ट यानी होता है उसमें टिम्बर वाले आपको लकड़ियां मिलती है। टिम्बर की लकड़ियां मतलब होती है जो सॉलिड होती हैं और सीधी लंबी होती है। आपने देखा होगा एक फॉरेस्ट होता है जिसको टिम्बर फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें सीधे लंबी लंबी आपको लकड़ियां दिखती है, सीधे लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं, वो कहीं भी झुके टेढ़े मेढ़े नहीं रहते, वो हमेशा क्या रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट रहते हैं। तो जो है जब रेलवे ट्रैक बनाया जाने लगा तो टिम्बर की लकड़ियों की जरूरत होने लगी और इंग्लैंड में एक फॉरेस्ट है ओक फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट को पूरी तरह डिसअपीयर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किस लिए, ये बनाने के लिए, आपका रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश के लोगों ने शिप बनाना भी चालू कर दिया। शिप या जो वाटर शिप था उसको भी बनाना शुरू कर दिया। और हम सब जानते हैं वाटर शिप भी पहले लकड़ी के वाटर शिप बनते थे, तो वाटर शिप भी बनाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए भी भाई पेड़ कटेंगे क्योंकि लकड़ियां की ज़रूरत है। अब लकड़ियां हमें पेड़ से मिलेंगी तो पेड़ को जाहिर सी बात है काटना है। अगर लोगों को चिकन खाना है तो जाहिर सी बात है मुर्गा कटेगा। तो वही सेम चीज़ है, अगर हमें कोई भी वर्क ऐसा करना है, जैसे हमें शिप बनाना है, हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो जाहिर सी बात है हमें लकड़ी की यूज़ पड़ेगी। और लकड़ी की यूज़ पड़ेगी तो हमें क्या करना है, पेड़ को काटना पड़ेगा। आप ही अपने अगल बगल सराउंडिंग में देखिए तो आपको 40 से 50% चीज़ें लकड़ियाँ की मिल जाएंगी। अब जैसे आपका बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो गया, नहीं तो पहले जो ब्लैक बोर्ड था वो भी लकड़ियाँ की थी, जिस डेस्क पे आप बैठते हैं वो भी लकड़ियाँ का, जो डोर है लकड़ी का, विंडो है लकड़ी का, जो प्लाईवुड लगाया गया है वो क्या है, लकड़ी का। तो हर चीज़ लकड़ी का है। तो भाई साहब ये लकड़ी अपने आप तो आ नहीं रहा है, कहीं से पेड़ कट रहा है तभी ना आ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ही तेज़ी से उस समय हो रहा था और लोग शिप भी बनाने लगे। अब शिप बनाने का क्या मकसद था, तो आपने शायद यूकेजी में पढ़ा होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है। तो शिप लोगों ने बनाए ताकि जो वो एक्सपोर्ट करे किसी भी चीज़ों को तो उसमें उनका पैसा ज़्यादा ना लगे, उनको उतना पैसा भी ना देना पड़े और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए। तो देख रहे हो ब्रिटेन वाले बहुत ही बेहतरीन उस समय दिमाग लगा रहे थे। खैर वो अलग चीज़ें हमारे पे रूल कर दिए, कुछ लोग कहेंगे हमारे पे 250 साल तक रूल किए और सर जी बोल रहे हैं कि ब्रिटेन वाले बहुत बेहतरीन थे। रूल किए वो अलग चीज़ है, उनकी मेंटालिटी जो भी थी वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन एज अगर आप पर्सन सोचो कि उनके पास दिमाग, उनका मेंटल स्टेटस, तब आप समझोगे कि सच में ब्रिटेन वाले काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उन्होंने ही आज उन्हीं की देन है। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ब्रिटेन का जो है ये वो चापलूसी कर रहे हैं सर जी, लेकिन अभी भी ये उन्हीं का देन है कि जो हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक बने हैं उन्हीं की देन है, जो शिप बनी है उन्हीं की देन है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया में हुई है वो सब उन्हीं की देन है। बिकॉज हम लोग उस समय उतना लेवल तक नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उस समय हम लोग अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने सभ्यता, अपने धर्म में ही उलझे थे, अपने धर्म के बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब से ब्रिटेन वाले आए
वेस्टर्न कल्चर आई। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना इज अ रॉन्ग थिंग। नॉर्मल अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर चीज़ें करना भी बुरी बात होती है। लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ है यार, इवन जो दाल मम्मी लोग कहती हैं कि दाल पी लो दाल पी लो, अगर वो भी आप लिमिट से ज़्यादा पी लोगे तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, बिकॉज हाई प्रोटीन भी आपको क्या कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो कोई भी चीज़ का लिमिट एक रहना चाहिए, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन जो जो डाटा पैक आप लोग अनलिमिटेड वाला कराते हैं वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। डाटा पैक अनलिमिटेड करा लेते फिर दिन भर मोबाइल चलता है, तो अगर वो लिमिटेड रहता है तो आपका दिन भर मोबाइल भी नहीं चलता। तो वही है कि कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम करेगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड ए न्यू डिमांड, और 1850 में सबसे पहले ब्रिटेन में रेलवे स्टार्ट किया गया। अगर भारत की बात करें तो याद करिए, आप लोग हिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली ट्रेन चली थी थाना, बॉम्बे से थाना के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में। तो भारत में 1853 में चली थी और ब्रिटेन में 1850 में ही रेलवे चल गई थी। और उससे भी क्या हुआ, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ को काटे गए। फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, और 1860 के बाद से जो नेटवर्क था रेलवे का बहुत तरह एक्सपेंड करने लगा रैपिडली, बहुत ही तेजी से क्या हुआ, फैलने लगा, ठीक है, बहुत ही तेजी से फैलने लगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटेशन। तो अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप पढ़ा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वाई डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करना चाहिए, तो इसमें तो प्लांटेशन आ गया। प्लांटेशन मतलब ही तो होता है पौधे उगाना, पेड़ लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन में प्लांटेशन कैसे आ गया, तो देखिए प्लांटेशन मतलब होता है कि एक ही क्रॉप को लार्ज क्वांटिटी में लगाना, इज नोन एज प्लांटेशन। जैसे आप देखेंगे तो केरल किस लिए प्रसिद्ध है, मसाला के लिए। तो केरल में केवल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मसाला का, तो आप बोल सकते हैं कि मसाला का प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, केरल में। सेकेंड चीज, आप असम में देखो तो सबसे ज्यादा टी, सबसे ज्यादा चाय असम वाले एरिया में जो है प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो आप बोल सकते हो कि टी का प्लांटेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो असम के एरिया में। कर्नाटक में आप देखोगे तो कॉफी का सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन कॉफी का होता है, तो कॉफी का प्लांटेशन कर्नाटक में। तो प्लांटेशन मतलब होता है, प्लांटेशन भी आपका कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। प्लांटेशन मतलब होता है कि आप एक ही क्रॉप को, एक ही सीड्स को लार्ज क्वांटिटी में लगाओ, और लार्ज क्वांटिटी में एक ही सीड्स को क्या करो, पैदा करो, प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्शन उसका करो, और उसके बाद उसका कुछ भी हिस्सा यूज करो, बाकी सब क्या कर दो, बाकी सब आप एक्सपोर्ट कर दो। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन टी का करता है इंडिया, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी का एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो श्रीलंका करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में टी क्या है, तो एक क्या है, राष्ट्र, वो बोलते हैं ना कि नेशनल ड्रिंक है, राष्ट्रीय पेयजल है। क्या हमारा चाय, चाय की शुरुआत मतलब दिन की शुरुआत बिना चाय के होती नहीं है। तो भारत में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम लोग पी जाते हैं। और श्रीलंका वाले चाय के उतने शौकीन नहीं है, तो वो जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका 10 या 20% अपने यूज में लाते हैं, बाकी वो 80% एक्सपोर्ट कर देते हैं। और श्रीलंका की 70% इकोनॉमी टी एक्सपोर्ट पे चलती है, 70% इकोनॉमी टी एक्सपोर्ट पे चलती है श्रीलंका की। और हमारे भारत में जबकि श्रीलंका से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी का, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं लत लग गई है, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं टी के कि जितना हम लोग उगाते हैं उतना ही हम लोग क्या करते रहते हैं, पी जाते हैं। तो प्लांटेशन मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ नेचर फॉरेस्ट वेयर आल्सो क्लियर टू मेक अ वे फॉर ए टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग नीड फॉर दिस कोमोडिटीज। तो वही है कि मतलब लार्ज स्केल में हम जो है टी, कॉफी और रबर का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, तो वो भी प्लांटेशन के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल कॉटन का जो है प्रोडक्शन किया जाता है एक लार्ज क्वांटिटी में, साथ ही साथ एक बड़े से फील्ड में। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ यूपी बिहार में देखेंगे तो आप वीट, फिर उसके बाद वीट का सीजन खत्म हुआ तुरंत राइस लगा देंगे, राइस का सीजन खत्म हुआ वीट लगा देंगे, और वो भी अपने छोटे छोटे जगह पे, ठीक है। लेकिन एक होता है प्लांटेशन, जैसे असम आप देखेंगे तो वो पूरी तरह टी के लिए, ये पहाड़ी एरिया है और वो पूरी तरह टी के लिए, वहाँ टी के अलावा कुछ भी नहीं उतना उगता, कुछ भी नहीं उगता, मतलब बाकी 10-12% तो हर चीज़ें उग सकती हैं, वेजिटेबल वगैरह, बट मेनली वो किस लिए है, प्लांटेशन उसका टी का है। तो एक ही क्रॉप का अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो उसे प्लांटेशन करते हैं। तो अब जैसे फॉरेस्टेशन है, ठीक है, अब सॉरी फॉरेस्ट है, अब क्या करना, हमें मान लीजिए कि ये जौनपुर पूरा फॉरेस्ट है, अब मुझे जौनपुर में टी का प्रोडक्शन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरेस्ट को काटेंगे,
फॉरेस्ट को काटेंगे, पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद उस फील्ड को प्लांटेशन लायक बनाएंगे और फिर वहाँ पे टी का प्लांटेशन करेंगे। तो प्लांटेशन करने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसीलिए इसमें लिखा है वाई डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन, कि जो प्लांटेशन हम लोग पौधे उगा रहे हैं पेड़ काट के, पौधे उगा रहे हैं पेड़ काट